दोस्तों 28 मार्च 2024 की रात को उत्तर प्रदेश के बाहुबली माफिया मुख्तार अंसारी की मौत हो चुकी है। कहते हैं ना कि इंसान के चले जाने से उसकी कहानी नहीं जाती है। ऐसे ही कुछ किस्से मुख्तार अंसारी की भी है जो कई सालों तक दहशत के पर्याय के रूप में सुनाए जाएंगे। मुख्तार अंसारी उत्तर प्रदेश के बाहुबली का वो चेहरा था जो एक समय में पूरे पूर्वांचल के पॉलिटिक्स को कंट्रोल करने लगा था और उसे रोकने वाला कोई नहीं था। मुख्तार भले ही अपने जीवन का आखिरी 20 साल जेल में बिताया हो, लेकिन वह जेल भी उसके लिए जेल नहीं था, बल्कि वह जिस जेल में जाता था वहीं उसके क्राइम का हेडक्वार्टर बन जाता था। ऐसे ही एक किस्से को हम आपके लिए लेकर आए हैं, तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोरा.com का यूट्यूब चैनल। ये साल 1990 के बाद की बात है। उस दौरान जब खबर आती थी कि मुख्तार अंसारी को जेल हो गई है, तो मुख्तार अंसारी को जिस जेल में बंद किया जाना है वहां पर सरगर्मियां बढ़ने लगती थी। मुख्तार अंसारी के जेल जाने से पहले ही उसके जूते, मोजे, कपड़े जैसे तमाम जरूरी सामान और एक ब्रीफकेस पहले से ही जेल में पहुंच जाता था। यही नहीं, उसके गुर्गे जो जमानत पर रिहा होते थे वह अपनी जमानत रद्द करवाकर मुख्तार के पास वापस जेल चले जाते थे, ताकि मुख्तार अंसारी को जेल में कोई आंच ना आए और उसके सुख सुविधा में कोई दिक्कत ना हो। फिर जेल की बैरक में मुख्तार अंसारी की महफिल सजती थी, जहां से अपराध की दुनिया का पूरा क्रैश कोर्स मुख्तार की सरपरस्ती में शुरू होता था। एक दौर में उत्तर प्रदेश के अंदर मुख्तार अंसारी की जब तूती बोलती थी तो जेल के बड़े बड़े अधिकारी भी अपना तबादला करवाने की अर्जियां शासन में लगा देते थे। उत्तर प्रदेश में माफियाओं का अलग अलग इलाकों में राज हुआ करता था। हालात ऐसे थे कि मुख्तार अंसारी का जेल के भीतर से सरकार चला करती थी। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि मुख्तार अंसारी के लिए अलग अलग बैरकों में एक तरीके से उसका पूरा घर तैयार कर दिया जाता था, जहां से धन उगाही से लेकर अपहरण, मर्डर और कई अन्य तरह के अपराध की दुनिया चलाई जाती थी। एक तरह से देखा जाए तो उस जेल का वह बैरक ही मुख्तार अंसारी के क्राइम का हेडक्वार्टर बन जाता था। एक बैरक में मुख्तार अंसारी खुद रहता था, तो दूसरी बैरक में उसके साजो सामान का पूरा बंदोबस्त होता था। ब्रांडेड कपड़ों से लेकर जूते, मोजे और एक ब्रीफकेस में कुछ अन्य आवश्यकताओं का सामान जेल में मौजूद रहता था। आलम यह था कि जेल में ही मुख्तार अंसारी के गुर्गों को जेल काटने की ट्रेनिंग भी दी जाती थी। यहाँ पर जेल काटने की ट्रेनिंग का मतलब यह हुआ कि जेल में रहकर भी बाहर की दुनिया से पूरी तरह आपराधिक तौर पर न सिर्फ जुड़े रहना, बल्कि जेल के भीतर अपनी मनमर्जी से पूरी हुकूमत चलाना शामिल था। यह वही दौर था जब मुख्तार अंसारी ने जेल के भीतर रहकर अपराध की पूरी पाठशाला चलानी शुरू की थी। एक तरीके से क्राइम का क्रैश कोर्स माफिया मुख्तार अंसारी ने जेल के भीतर ही शुरू किया था। उसके साथ बंद रहने वाले गुर्गे इस क्रैश कोर्स के माध्यम से न सिर्फ अपराध को अंजाम देते थे, बल्कि अपराध करने के बाद जेल आने जाने में उन्हें बिल्कुल भी हिचक नहीं होती थी। मुख्तार अंसारी के बारे में यहां तक कहा जाता है कि वह जिस बैरक में बंद होता था उसके आसपास की बैरकों की जमीन के नीचे हथियारों का पूरा जखीरा दफन होता था, ताकि जेल के भीतर भी मुख्तार अंसारी का वही दबदबा बना रहे जो जेल के बाहर खौफ का मंजर पैदा करता था। उस दौर में उत्तर प्रदेश में अपराध की दुनिया को करीब से समझने वाले एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी का कहना है कि हालात यह हो गए थे कि जिस जेल में मुख्तार अंसारी जाता था वहां का स्टाफ या तो अपना तबादला करा लेता था या फिर कुछ लोग उसके खौफ से उसके इर्द गिर्द ही घूमने लगते थे। ऐसे हालात में मुख्तार अंसारी के पास न सिर्फ लोगों के मिलने जुलने का पूरा आसान सिस्टम हो जाता था, बल्कि जेल से उसका पूरा आपराधिक वर्चस्व बना रहता था। दोस्तों, यह बात साल 2000 के आसपास की है। उत्तर प्रदेश के अलग अलग क्षेत्र में माफियाओं का अपना वर्चस्व हुआ करता था, लेकिन उस वक्त माफियाओं में एक आपसी तौर पर किसी भी माफिया की कोई इलाकाई सीमा तय नहीं थी।
हालात ऐसे हो रहे थे कि गोरखपुर, बनारस, मऊ, बलिया, गाजीपुर, लखनऊ, उन्नाव और फैजाबाद जैसे इलाकों के अलग अलग माफिया अपने अपने इलाकों को छोड़कर दूसरे क्षेत्र में दखल देने लगे थे। इसी दौर में मुख्तार अंसारी ने लखनऊ के भीतर एक प्लॉट खरीदा और वहां पर अपना मकान बनाने की योजना बनाई। यह बात उस वक्त के बड़े माफिया और भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी रहे अजीत सिंह को अखर गई। अजीत सिंह का लखनऊ और उन्नाव के आसपास के इलाकों में अपना बड़ा वर्चस्व हुआ करता था, जिसके बाद अजीत सिंह ने मुख्तार अंसारी को खुली चुनौती देते हुए लखनऊ में मकान न बनवाने की हिदायत दी। उस समय अजीत सिंह ने मुख्तार अंसारी को चुनौती देते हुए कहा था कि वह जिस इलाके में रहकर अपना नेटवर्क चलाते हैं वहीं पर रहकर अपना घर भी बनवाएं। लेकिन मामला इतना बढ़ा कि उस वक्त की सरकार में एक ताकतवर कैबिनेट मंत्री के साथ उत्तर प्रदेश के अलग अलग माफियाओं की एक डॉन पंचायत बैठाई गई। इस पंचायत में यह तय हुआ कि जो जिस इलाके का माफिया है वह उस इलाके में अपने वर्चस्व को कायम कर ठेकेदारी का काम करें तो बेहतर होगा। उत्तर प्रदेश के एक और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी का कहना है कि एक बात तो इससे स्पष्ट हो जाती है कि आतंक बहुत दिनों तक नहीं चलता है। अब मुख्तार अंसारी की मौत की मजिस्ट्रियल जांच हो रही है। मौत की वजह क्या रही है यह तो जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा, लेकिन जिस तरह से अपराध की दुनिया को चुनने वाले मुख्तार अंसारी की मौत हुई वह बताती है कि अपराध की दुनिया में कुछ भी नहीं रखा है। इसीलिए जो लोग मुख्तार की मौत के बाद उसे गरीबों का मसीहा बनाने में लगा है उसे यह बात भी जाननी चाहिए कि मुख्तार अंसारी ने वो दान दिए पैसे कोई खेती करके नहीं कमाया था, बल्कि वह रंगदारी, फिरौती और आतंकवाद के जरिए बनाया था और इन पैसों से किसी का भला नहीं किया जा सकता है। उन पैसों से जिसकी बेटी की शादी हुई उसके बेटा को मुख्तार ने अपराधी बनाया। उन पैसों से जिस महिला का इलाज हुआ उसके पति को मुख्तार ने अपने गैंग का गुर्गा बनाया। इसलिए मुख्तार के पास मुफ्त का कुछ भी नहीं था। हर उस चीज की एक कीमत थी जिसे लोग थोड़ी देर से समझे। तो यही थी मुख्तार अंसारी और उसके जेल के कुछ किस्से। इसके बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। हम जल्दी मिलते हैं आपसे एक नए कहानी के साथ। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोस के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।